फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस, जिसको हम जुरिस भी कहते हैं या फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स भी कहते हैं। इसमें आपको शेड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। सी शेड्यूल में हम बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स की स्टडी करते हैं। ए शेड्यूल में हम प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। यदि हमने मेडिकल स्टोर खोलना है तो हमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसके एप्लीकेशन के प्रोफार्मा इसमें दिए हुए हैं। और यदि हमें लाइसेंस रिन्यू कराना है तो उसके एप्लीकेशन का प्रोफार्मा भी इसमें मेंशन किया गया है। शेड्यूल वाई, इसमें रिक्वायरमेंट्स है, गाइडलाइंस है फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। आपको मैं बता चुका हूँ क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है और प्री क्लिनिकल स्टडीज क्या होती है। ड्रग डेवलपमेंट के दौरान जब किसी मॉलिक्यूल को डेवलप किया जाता है तो उसकी एनिमल्स पे टेस्टिंग प्री क्लिनिकल स्टडीज कहलाती है, और हेल्थी वॉलेंटियर्स पे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनसे कंसेंट साइन करा के उन पे ड्रग की यदि टेस्टिंग की जाए तो हम उसको क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। इसके भारती फेज। वर्मा, आरती जैन और विजय कालका। ये कौन है क्लास डिस्टर्ब कर रहा है? हम्म। सॉरी सर, विजय से हुआ था। आपको किसने कहा बोलने की? हम्म। अब क्लास डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? तो मैं आपको वाई शेड्यूल के बारे में बता रहा था। वाई शेड्यूल में हम क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडी करते हैं, जिसमें 4 फेजेस होते हैं, जिसमें हम ड्रग की टेस्टिंग हेल्थी वॉलेंटियर्स पर करते हैं। एच शेड्यूल, इसमें हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ऐसे ड्रग्स जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही डिस्पेंस किए जाते हैं, इसको हम एच शेड्यूल में इसकी स्टडी करते हैं। T1 शेड्यूल में पैक साइज ऑफ डोजेस फॉर्म। जे शेड्यूल में डिजीज और अलाइनमेंट विच अ ड्रग मे नॉट सपोर्ट और प्रिवेंट द डिजीज। मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनको ड्रग परमानेंटली क्योर करने का क्लेम नहीं कर सकती, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन। ये दोनों बीमारियों को केवल मैनेज किया जा सकता है, ठीक है? और आरएमपी क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स आते हैं जिनके पास एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का लाइसेंस होता है। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट मींस क्लिनिक और हॉस्पिटल को ओपन करने का लाइसेंस होता है। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट क्या होते हैं? जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, वो इसमें आते हैं। इसको हम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। एस शेड्यूल में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। बी शेड्यूल में फी फॉर द टेस्ट ऑफ एनालिसिस बाय सीडीएल। सीडीएल का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। और यदि ये स्टेट लेवल पे ओपन की जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तो हम इसको स्टेट ड्रग लेबोरेटरी भी कहते हैं। शेड्यूल ओ, इसमें स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स क्या होते हैं? जिससे हम हॉस्पिटल में फ्लोर साफ करते हैं, ठीक है? ये कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं, नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किए जाते हैं। शेड्यूल एन, इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी। मेडिकल स्टोर को रन करने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत है उसकी लिस्ट इसमें दी हुई है। मेडिकल स्टोर पे फ्रिज होना चाहिए, ड्रग्स का प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर अल्फाबेटिकली ड्रग को अरेंज करना है, कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर में मर्क सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उस मर्क सॉफ्टवेयर में आपको इन्वेंटरी कंट्रोल करना है, ठीक है? एक्सपायरी ड्रग्स को आपको सेपरेट आउट करके रखना है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस आपको एच शेड्यूल के, एक्स शेड्यूल के, जी शेड्यूल के ड्रग्स आपको प्रिस्क्राइब यदि डिस्पेंस नहीं करने हैं, प्रिस्क्रिप्शन पर ही डिस्पेंस करने हैं। कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कॉस्मेटिक्स इसेंशियल कमोडिटी में नहीं आते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? फार्मास्यूटिकल्स मींस जो डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज हो। कॉस्मेटिक्स मींस 16 श्रृंगार। जब दुल्हन तैयार होती है तो वो 16 श्रृंगार करती है, फेस पाउडर लगाती है, मस्कारा लिपस्टिक लगाती है, आईलाइनर लगाती है ना? तो ये
जो भी प्रोडक्ट ह्यूमन बींग्स को ब्यूटीफाई करे, उसके एलिगेंस को, उसके अपीयरेंस को बढ़ाए, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाए, उसको हम कॉस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें शैम्पू भी आता है, लिपस्टिक, क्रीम्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और ये इसेंशियल कमोडिटी में नहीं आता। इसेंशियल कमोडिटी में आता है मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन आर लाइफ सेविंग, ये हमारी जान बचा सकती है। ठीक है। बायोलॉजिकल ड्रग्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ड्रग्स जो कि हमें लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं, जिंदा चीजों से मिलते हैं, है ना। जैसे हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्निक द्वारा बनाई जाती है। आपका इंसुलिन, ये हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। बहुत से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो हमें एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल्स का एक चैप्टर भी है, आपको फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा था बायोलॉजिकल्स, तो उसको यहाँ पर आप याद होगा तो लिख सकते हैं। ठीक है। अब फार्मेसी के जो एजुकेशन रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपका सिलेबस डिजाइन करती है, प्रैक्टिकल्स डिजाइन करती है, कॉलेजेस को अप्रूवल देती है। पीसीआई का कंपोजिशन क्या है, किस टाइप के मेंबर्स इसमें होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर, और इसके फंक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, पीसीआई इंस्पेक्शन कंडक्ट कैसे होते हैं कॉलेजेस में, सारी फैसिलिटीज को चेक किया जाता है। ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है मेडिकल स्टोर से सैंपल कलेक्ट करके सीडीएल को भेजना, और यदि दवाइयों की गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो ड्रग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, या कंपनी को लीगल नोटिस भेज के लीगल एक्शन लिया जा सकता है, कंपनी को सील किया जा सकता है। एक्ट शेड्यूल के ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, जो कि नार्कोटिक कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स आते हैं, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं इसमें, मॉर्फिन, कोडीन, अफीम, चरस, गांजा, ये ड्रग्स डिपेंडेंस कॉज करते हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं। ठीक है। इसलिए इनको, इनमें डील करने के लिए, इनके पोजीशन के लिए, सेलिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें स्पेशल काइंड ऑफ लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति यदि गांजे की खेती करना चाहता है तो उसके पास लाइसेंस जरूरी है, अदरवाइज गांजे की खेती अवैध मानी जाएगी। ठीक है। बॉन्डेड लेबोरेटरी, अनबॉन्डेड लेबोरेटरी क्या होती है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल्स की डेफिनेशन क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये सब एग्जाम में आ सकता है। अब हम आते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, जैसे पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एसपीसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जेएसपीसी जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, डी एंड सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये 1940 में आया था, इसके रूल्स 1945 में आए थे। डी टैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डीसीसी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, सीडीएल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, एनडीपीएस, एनडीपीएस में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इन सब पे इंडिविजुअली शॉर्ट नोट लिखने के भी लिए आ सकता है। जैसे सीडीएल, सीडीएल कहाँ लोकेटेड है, इसके फंक्शंस क्या है। एनडीपीएस एक एक्ट होता है जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड है। इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेलिंग के लिए, पोजीशन के लिए और नार्कोटिक की हैंडलिंग के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसके तहत किसी भी दवाई की कीमत को नियंत्रित किया जाता है। दवाइयाँ जान बचाती है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनियां ओवर चार्ज करेंगी। ठीक है। इसीलिए डीपीसीओ के थ्रू किसी भी दवाई की कीमत को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। तो ये एक्ट इससे रिलेटेड है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यदि अवैध रूप से प्रेगनेंसी की जाए तो जुर्माना और सजा हो सकता है, और जो डॉक्टर करेगा उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आईपीसी इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन टाइम टाइम पे फार्माकोपिया को अपडेट करती है। यू नो व्हाट इज फार्माकोपिया, इट इज ड्रग रेसिपी बुक, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग लाइक इट्स फॉर्मूला, its chemical name, IUPAC name, its limit test, purity test, dose, indication, side effects,
ये सारी इंफॉर्मेशन, किस टाइप का कंटेनर, किस टाइप के प्रिकॉशंस हम लेबलिंग पे मेंशन करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया में होती है। तो फार्माकोपिया पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। इसमें आपका कॉपीराइट आता है और जीआई टैग्स आते हैं। ब्रांड को आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। आपका फॉर्मूला कोई कॉपी नहीं करेगा। आप ट्रेड सीक्रेट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कोका कोला, कोका कोला के पास ट्रेड सीक्रेट है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता कि उसमें किस तरह से कोका कोला में कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं, और कंपनी उसको डिस्क्लोज नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास ट्रेड सीक्रेट है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कड़कनाथ मुर्गा, सफेद प्याज जो कि महाराष्ट्र रीजन में पाए जाते हैं, कोल्हापुरी चप्पल, बनारसी साड़ी, है ना। ये सब मैं जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन फार्मेसी में भी ड्रग्स के पेटेंट लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि कंपनी ने दवाई को इन्वेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए मैन पावर, टाइम और एनर्जी तीनों इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होना चाहिए। इसीलिए कंपनीज दवाइयों पे पेटेंट लेती है, और वो पेटेंट उनको 15 से 20 साल के लिए मिलता है। उसके बाद फिर दवाई जेनरिक नेम से कोई भी कंपनी बना सकती है। और इसके पहले यदि बनाना चाहेगी तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा और रॉयल्टी देनी पड़ती है जिस कंपनी ने रिसर्च करके पेटेंट लिया है। तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। और प्रॉपर्टी राइट मतलब हमारा जो क्रिएटिव आइडिया होता है, आ, ये भी एक संपत्ति की तरह होता है। तो इसको भी हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि कोई किसी का आइडिया यदि चुरा ले तो उस आइडिया पे वो काम करके उस चीज को डेवलप कर सकता है। जैसे फेसबुक, फेसबुक आपने देखा होगा, फेसबुक जिसका आइडिया था उसने उस पे काम नहीं किया, किसी और ने काम कर लिया उस पे और वो फेमस हो गया, है ना। आपने वो सुना होगा कि भाई आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको रजिस्टर्ड करवा लो। तो यही होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये यूजीसी यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल देती है, ठीक है। एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये अब फार्मेसी फील्ड को रेगुलेट नहीं कर रहा है 2019 से। नहीं तो पहले एआईसीटी के अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती थी फार्मेसी कॉलेज ओपन करने के लिए। एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसमें नारकोटिक इंस्पेक्टर काम करते हैं। और कहीं भी यदि स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, अफीम गांजा यदि कोई कंज्यूम करता है, सेल करता है, उसकी सेल को इलीगली अवैध रूप से प्रमोट करता है, युवा पीढ़ी को नशे के लिए प्रमोट करता है, तो उसको सजा दी जाती है। सर कुछ इन एन हम्म एनसीपीओ, हम्म सर एनसीपीओ ना। एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, बी। एनसीबी, ओके। एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीसी, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। NDPS, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। DCC, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी। DTAP, D stand for Drug Technical Advisory Board. JSPC, Joint State Pharmacy Council. SPC, State Pharmacy Council. PCI, Pharmacy Council of India। तो आपको इतने फुल फॉर्म याद रखने हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे, और एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड तो आप जरूर मेंशन करेंगे। इसमें आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 1940 में आया था, इसके रूल 45 में आए थे। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी, जिसको हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ा सा, ये भी एग्जाम में आता है। ये 1954 में आया था। कुछ लोग क्या है, ताबीज पहना के और भभूत चटा के, गले लगा के बीमारियां ठीक कर रहे थे। किसी को हक करने से बीमारी ठीक होती है क्या? पर लोग ऐसा कहते थे, बाबा आओ हमसे गले लग जाओ तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी।
तो भारत सरकार ने सोचा ये तो उल्लू बना रहे हैं। कोई कह रहा है भाई हम पैर में धागा बांध देंगे आप ठीक हो जाओगे, कोई कह रहा है हम आपको मोहब्बत का शरबत पिलाएंगे तो आपको उसको मोहब्बत हो जाएगी आपसे। ऐसे उल्टे सीधे जो कारनामे हो रहे थे उसको रोकने के लिए ये एक्ट आया था, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। इसके तहत ये कहा गया कि दवाइयों को लेके आपको किसी को मिसलीड नहीं करना है ना, आपको बढ़ा चढ़ा के मार्केटिंग नहीं करनी है दवाइयों की। ठीक है, यही कारण है कि कोई भी इंजेक्शन की ऐड टीवी पे नहीं आती है, एंटीबायोटिक्स की ऐड टीवी पे नहीं आती है, सिफिक्सिम की नहीं आती है, सेफोडोक्सिम की नहीं आती है ना। अब आप कहोगे वॉल्नी जेल की तो आती है, तो वॉल्नी जेल क्या है, ओटीसी में आता है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। लेकिन उसको भी रेगुलेट करता है कौन, यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है। ये ओटीसी प्रोडक्ट्स को अप्रूवल प्रोवाइड करता है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट वो जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के काउंटर से डायरेक्टली बाय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। ये एनिमल पे जो क्रुएल्टी होती है इसको प्रिवेंट करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, कम करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, क्लिनिकल प्री क्लिनिकल स्टडीज में एनिमल्स के साथ कोई जाति ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनको सफरिंग्स ना हो, उनको पीड़ा ना हो, है ना, उनके दुख दर्द को कम करने के लिए ये नियम लाया गया था। क्योंकि उनमें भी जान होती है, उनमें भी भावनाएं होती हैं, उनका भी अपना परिवार होता है, उनका भी अपना घर होता है। यदि हम जंगल काटते हैं तो हम एनिमल से उनका घर छीन लेते हैं। क्या ये सही है? यदि हमने किसी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया, उस घोंसले में बच्चे हैं, तो चिड़िया को भी तो पैनिक अटैक आ सकता है, और आता ही है। क्या जानवरों को आंसू नहीं आते? तो जानवरों की सुरक्षा के लिए ये नियम बनाया गया था। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। क्रुएल्टी मतलब निर्दयता, जानवरों के प्रति इंसान निर्दय नहीं हो सकता, उसके प्रति भी हमें सिंपैथी रखनी है और उन्हें भी हमें सपोर्ट करना है, जियो और जीने दो। ठीक है, इसलिए ये नियम लाया गया था। अब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ये 1985 में आया था। पॉइजन एक्ट, पॉइजन एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉइजन की लिस्ट दी हुई है। ये 1919 में आया था, 1919 में। डीपीसीओ आया था लेटेस्ट वाला, 2013 में आया है, जिसमें अमेंडमेंट करके अपडेट किया गया है। और इसकी शुरुआत तो आपका 1995 से ही हो गई थी अराउंड। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया आपका 1971 में आया था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, इनलिस्ट द वेरियस शेड्यूल्स एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये यदि क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको शेड्यूल्स मेंशन करने हैं। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डेफिनेटली कम से कम 30-35 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे शेड्यूल से। मतलब आपने शेड्यूल से यदि ब्रीफली स्टडी कर लिए, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे गुड मार्किंग के साथ। यदि ये क्वेश्चन आता है इनलिस्ट वेरियस शेड्यूल्स एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो इसमें आपका फर्स्ट शेड्यूल है ए। इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड मेकिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग लाइसेंस, ग्रांटिंग लाइसेंस, सेंडिंग मेमोरेंडम्स। इसमें प्रोफार्मा मेंशन किए गए हैं। यदि आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना है या ऑलरेडी आपके पास मेडिकल स्टोर है, आप आपके लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हो, तो आपको इसमें प्रोफार्मा मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका बी। इट कंटेन्स फी फॉर टेस्ट ऑफ एनालिसिस बाय सीडीएल और गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट कहाँ काम करते हैं? ये सीडीएल में काम करते हैं, ये ड्रग की एनालिसिस करते हैं। ड्रग की एनालिसिस क्या होती है? कंपनी ने ड्रग पे जो लेबल को स्टिक किया है वो सारे कंटेंट ड्रग में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है और इसको कंपनी को फुलफिल करना जरूरी होता है। सी शेड्यूल, सी शेड्यूल में बायोलॉजिकल्स और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें इंजेक्टेबल्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, और इन्हें स्पेशल प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। इसमें सेरा आते हैं, वैक्सीन्स आते हैं, है ना। तो ये आपके सी शेड्यूल हो गए। सी1 शेड्यूल में आता है नॉन पेरेंटल्स, इसमें आपका हार्मोनल प्रिपरेशन और डिजिटालिस जैसे प्रिपरेशंस आते हैं। डी शेड्यूल में आपका ऐसे ड्रग्स जिसको एग्जम्प्टेड रखा गया है इंपोर्ट से, क्योंकि क्योंकि इनका इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता है, इंपोर्ट मतलब किसी दूसरे देश से हमारे देश में दवाई मंगवाना। तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो हम हमारे देश में नहीं मंगवा सकते हैं, तो उनको किस शेड्यूल में रखा गया है? डी शेड्यूल में। ओके, इवन शेड्यूल, इवन शेड्यूल में पॉइजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट दी हुई है जो कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम में आते हैं।
एफ शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजंस है फॉर ओपनिंग और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्लड बैंक। एक ब्लड बैंक को ऑपरेट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, किस तरह की मशीनरी आपको यूज करनी है, ये सब इसमें मेंशन किया गया है। ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है, ब्लड डोनर क्या होता है, रिसिपिएंट क्या होता है, कितने टाइप के डोनर्स होते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। F1, F1 में आता है स्पेशल प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आपका बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन आते हैं, सेरा आते हैं, ये सब आप सोशल फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। डायग्नोस्टिक्स आते हैं। डायग्नोस्टिक क्या होते हैं? जो किसी भी बीमारी की जांच में उपयोग किए जाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक्स। F2 में आता है सर्जिकल ड्रेसिंग, जिसमें आपका पट्टी, कपास, इसके स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। F3 में आता है स्टैंडर्ड फॉर अम्बेलिकल टेप। अम्बेलिकल टेप मतलब जो टेप चिपकाए जाते हैं ना मेडिकल फील्ड में सर्जरी के दौरान, अम्बेलिकल टेप। स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आई ड्रॉप्स आता है, आंखों में डालने का जो दवाई, ठीक है, ये FF में आता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ये आप फार्मास्यूटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जी जी शेड्यूल में क्या आता है? जी शेड्यूल कंटेन द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन। इन पे स्पेशल लेबलिंग होती है, प्रिकॉशन मेंशन किया जाता है कि ये प्रोडक्ट्स को आपको हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को मेडिकल स्टाफ के सुपरविजन में ही देना है, ठीक है। तो ये जी शेड्यूल में आता है। एच शेड्यूल में आपके ऐसे ड्रग्स आते हैं जो कि RMP के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एटेनोलोल है, क्लोराजेपाम है, डेप्सोन है। डेप्सोन ड्रग कहाँ यूज होता है बताओ? ये सब आप कोलॉजी में भी पढ़ चुके हो, सोशल फार्मेसी में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। एटेनोलोल ड्रग किस कैटेगरी का आपको पता होना चाहिए। लोराजेपाम, डायजेपाम, है ना, ये सब ड्रग किस कैटेगरी में आते हैं आपके, बताओ? एच शेड्यूल में। H1 में लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द रिटेन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें भी ऐसे ही ड्रग्स आते हैं, लेकिन इसके एग्जांपल्स है एल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, सिफिक्सिम। इसमें एंटीबायोटिक्स आते हैं, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन कहाँ यूज होता है? TB के ट्रीटमेंट में, ट्यूबरकुलोसिस। और मेरोपेनम है, इथैम्ब्यूटॉल है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। जे शेड्यूल में कौन सी डिजीजेज आती हैं? HIV एड्स है, एंजाइना पेक्टोरिस है, ब्लाइंडनेस है, कैंसर है। मतलब इन बीमारियों को कोई भी दवाई क्योर, परमानेंट क्योर करने का क्लेम नहीं कर सकती। यदि किसी व्यक्ति को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वो ठीक नहीं किया जा सकता, एज पर दिस रूल, ठीक है। एज पर दिस रूल, ये जो वैद रहमानी, मंगलवार संपर्क करे गुप्त रोगी, गुप्त रोगी, है ना, ये सब फेक फेक होता है इस नियम के अनुसार, ठीक है। ये जो जे शेड्यूल होता है इसमें एंजाइना पेक्टोरिस, HIV एड्स, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस भी यदि एक बार आई डैमेज हो गई तो हो गई, आंखों की ज्योति चली गई तो चली गई, है ना। मूवी में भले होता है कि साईं बाबा ने आंखों की ज्योति दे दी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता इस रूल के हिसाब से। तो ये है जे शेड्यूल, समझ गए? जे शेड्यूल में ऐसे ड्रग्स और ऐसे बीमारियों के नाम दिए हुए हैं जो परमानेंटली क्योर नहीं किए जा सकते। ओके, समझ में आ रहा है कैलाश बाबू? हेलो? आ रहा है हेलो? सर। आ रहा है सर। हाँ, क्या आ रहा है समझ में? क्या है जे शेड्यूल में, बताओ? जिसमें सर मतलब कुछ जे क्लेम नहीं कर शेड्यूल में सकता कि बीमारी ठीक हो सकती है। ऐसा लोरी जैसा तो नहीं लग रहा? नौतपा चल रहा है, गर्मी चल रही है, और ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका जे शेड्यूल। के शेड्यूल, है ना, के शेड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में नहीं, छोड़ दो इसको। हाँ, एम शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। एम शेड्यूल में रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रमाइसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, प्लांट और इक्विपमेंट किस तरह के होंगे ये इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। और यदि हमें होम्योपैथिक मेडिसिन बनानी है तो उसके फैक्ट्री प्रेमाइसेस और मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट M1 में दिए हुए हैं। यदि हमें कॉस्मेटिक्स बनाने हैं तो उसके फैक्ट्री प्रेमाइसेस, प्लांट कैसा होगा, कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, ये सब किस में दिया हुआ है? M2 में। और यदि हमें मेडिकल डिवाइसेस बनाने हैं तो M3 में दिया हुआ है। समझ गए आप? एम शेड्यूल क्या है, M1, M2 और M3 क्या है? M3 में
मेडिकल डिवाइसेस के लिए, M2 में कॉस्मेटिक के लिए और M1 में होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। ठीक है। एन शेड्यूल में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट टू रनिंग अ फार्मेसी, फार्मेसी चलाने के लिए मिनिमम इक्विपमेंट की लिस्ट है। ओ में स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कोहल और फिनॉल। टी में है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, इट्स मीन एक्सपायरी ऑफ ड्रग, किस ड्रग की कितनी एक्सपायरी होती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो आपका 24 मंथ्स तक आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। हर ड्रग की एक्सपायरी होती है, ड्रग के लेबल पे मेंशन की जाती है। लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, मतलब हम कॉस्मेटिक्स में कलर यूज करते हैं, है ना, जैसे काजल काला होता है, जैसे फेस पाउडर से व्यक्ति फेयरनेस के लिए यूज करता है, तो उसमें हम कलर्स ऐड करेंगे तो उसके स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, परमिटेड लिमिट दी हुई है कि हम कितना यूज कर सकते हैं। P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग, ठीक है, जो रिटेल शॉप से हम ड्रग को सेल करते हैं उसके पैक साइज अलग अलग होते हैं। जैसे पीडिया का डोज आता है वो कम होगा, कोई सिर्फ 60 ml का आ रहा है, कोई 30 ml का आ रहा है, कोई 100 ml का आ रहा है, कोई 200 ml का आ रहा है, कोई 450 ml का आ रहा है। तो ये सब पैक साइज हो गए। किसी किसी स्ट्रिप में 10 टैबलेट है, किसी स्ट्रिप में 15 टैबलेट है, किसी स्ट्रिप में 5 टैबलेट है, किसी स्ट्रिप में 1 टैबलेट है, तो ये डिफरेंट पैक साइज हो गए। ओके। नेक्स्ट है आपका आर। आर में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम। कॉन्डम क्या होता है? मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ये लेटेक्स का बना होता है, रबर लेटेक्स, ठीक है, और इसको सिंगल टाइम ही यूज किया जाता है, और ये भी आप सोशल फार्मेसी में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आर शेड्यूल स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्शन, इससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, आर शेड्यूल। R1 में स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, एस में स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, टी में रिक्वायरमेंट्स ऑफ GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फैक्ट्री प्रमाइसेस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। यू में दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, U1 में मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड फॉर कॉस्मेटिक, वी में दिया हुआ है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, W में है लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम। यू मस्ट नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन। इथिकल मेडिसिन, ठीक है, इथिकल मेडिसिन क्या होती है, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन क्या होती है, स्पूरियस मेडिसिन क्या होती है ना, ये सब आपको डेफिनेशंस कॉस्मेटिक्स में पूछे जा सकते हैं। ओके। डब्लू शेड्यूल, डब्लू से वीक, लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। एक्स शेड्यूल, एक्स शेड्यूल में आपका NDPS ड्रग्स आते हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है, जैसे ओपियम है, मॉर्फिन है, बार्बिट्यूरेट्स हैं, LSD, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स। वाई शेड्यूल अभी आपको बताया, क्लिनिकल ट्रायल इसमें आता है। ओके। नाउ आपसे ड्रग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नाउ यू आर इन सेकेंड ईयर, यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ ड्रग। All medicines for internal or external use of human beings or animals, all substances intended to be used for diagnosis, treatment, mitigation, and prevention of any disease or disorder in human beings or animals, it's called drug. So this is the standard definition of drug. Now, second definition may ask in exam is cosmetic, any article intended to be rubbed, poured, मतलब स्किन पे यूज किए जाएंगे खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और आपके एलिगेंस को बढ़ाने के लिए, आपकी स्किन की क्लीनिंग के लिए, ठीक है। ब्यूटी पार्लर जो जाता है वहां जो कुछ पुताई लिपाई होती है सब कॉस्मेटिक से होती है, ठीक है। क्लेंजिंग क्रीम आती है ना, हैंड क्रीम आती है, मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, फेशियल है, ये सब में जो कुछ यूज हो रहा है सब कॉस्मेटिक है साहब। और क्यों यूज होता है ये सबको पता है। मिसब्रांडेड ड्रग क्या होती है? मिसब्रांडेड ड्रग वो होती है जिसकी कोटिंग सही से ना हो, जिसकी पॉलिशिंग सही से ना हो, जो ड्रग में डैमेज हो, जिसका अपीयरेंस, जिसका एलिगेंस पुअर हो, जिसमें थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं हो या कम हो, जिसकी लेबलिंग प्रॉपर नहीं की गई हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मिसब्रांडेड ड्रग। ओके। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेट ड्रग। एडल्ट्रेट ड्रग मतलब जिसमें मिलावट हो, जिसमें सड़ी गली खराब चीजें मिलाई गई हो, रत्ती रत्ती किस्म के रॉ मटेरियल से जिस ड्रग को बनाया गया हो उसको हम बोलेंगे एडल्ट्रेट ड्रग, जिसमें मिलावट हो। ये मैंने कोगनोसी में पढ़ा है आपने, ठीक है, मैंने भी पढ़ाया था कोगनोसी में।
एडल्ट्रेशन क्या होता है? तो ऐसी ड्रग जिसमें मिलावट हो उसको हम एडल्ट्रेट ड्रग कहते हैं। एडल्ट्रेट ड्रग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए क्या? नहीं। इसकी सेलिंग करनी चाहिए क्या? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इसको बनाना चाहिए क्या? नहीं। जुरिस का मतलब एक बात समझ लो, गलत नहीं करना है, यही है जुरिस। जुरिस में पूरा नियम कानून दिया हुआ है जो दवाइयों से संबंधित है, दवाइयों को बेचने से संबंधित है, दवाइयों को बनाने से संबंधित है, दवाइयों को बनाते वक्त आपने जो प्रोसेस अपनाया है उसके रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करना है। इंस्पेक्शन के दौरान आपसे ऑडिट की जाएगी, आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा आपने क्वालिटी कंट्रोल किया, आपने क्वालिटी एश्योरेंस किया, क्या आपने जीएमपी फॉलो की, क्या आपने डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस फॉलो किए, क्या आपने सीजीएमपी फॉलो की, क्या आप नियम कानून के हिसाब से दवाई बना रहे हो। हम सैंपल कलेक्ट करके देखते हैं कि आपकी दवाई की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की जनता सड़ी गली दवाई खा के मर जाए। इस चीज का ध्यान रखने के लिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आप कभी भी गलत चीजों को प्रमोट ना करो, इसलिए जुरिस आपको पढ़ाया जाता है। एडल्ट्रेट ड्रग की डेफिनेशन, स्पूरियस ड्रग क्या होता है? स्पूरियस ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें अंदर कुछ और है और लेबल कुछ और है। मतलब आपको पानी में शक्कर घोल के दे दिया बॉटल में भर के और कह रहे साहब पी लो, खांसी ठीक हो जाएगी, ये लो साहब, उसमें है ही नहीं कुछ, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, बाहर कुछ है अंदर कुछ है। ऐसी दवाई है तो उसको स्पूरियस ड्रग बोलते हैं। ठीक है। एडवर्टीजमेंट क्या होती है? एडवर्टीजमेंट आपने देखी है? किसी भी तरह से यदि आप किसी चीज को प्रमोट करते हो, जैसे आपने देखा होगा नायक नायिकाएं एडवर्टीजमेंट करती हैं, विमल गुटके की एड, 2 उंगली दिखा के केसर का दम, केसर का दम। एड सारे फेक होते हैं, फर्जी होते हैं, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है और कुछ नहीं। बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये परफ्यूम लगा लो तो नायिकाएं आकर्षित होगी, वो परफ्यूम लगा लो तो नायक आकर्षित होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। होता कुछ नहीं है। ब्लेड की एड ऐसी दिखाई जाती है कि आपने इस ब्लेड से यदि सेविंग बनाई सो यू कैन इम्प्रेस एवरीवन। इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ा चढ़ा के ऐड दिखाए जाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट आपके जो सर्कुलर न्यूज़पेपर में आते हैं वो भी ऐड है, नोटिस के माध्यम से, लेबल के माध्यम से, रैपर। आप देखो कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए अपने लेबल को रंग बिरंगा बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। जैसा प्रोडक्ट उस हिसाब से उस पे लेबलिंग की जाती है। जैसे खांसी का सिरप है तो उस पे रेस्पिरेटरी ट्रैक बना दिया। यदि हार्ट 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 से एसोसिएटेड कोई टैबलेट है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, तो उसको रेड कलर का बना दिया, उसको हार्ट शेप का बना दिया, उस टैबलेट की स्ट्रिप पे हार्ट बना दिया। कोई टॉनिक है तो उस पे आपने पाइनएप्पल बना दिया, एप्पल बना दिया, केला, सेब, अंगूर, ये सब बना दिए, उकेर दिया आपने। तो दिस इज एडवर्टीजमेंट। नाउ मैजिक रेमेडी क्या होती है भाई? कोई भी धागा, कोई भी तिलिस्म, कोई भी कवच, कोई भी भभूत, ये सब बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, ये सब उल्लू बनाने की बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको मैजिक रेमेडीज बोलते हैं। मतलब कोई जादू नहीं हो सकता कि आपने मंत्र पढ़ दिया और सामने वाले का कैंसर ठीक हो गया। ऐसा यदि होता तो इतने खरबों अरबों के जो रिसर्च सेंटर चल रहे हैं वो सब पे ताला नहीं पड़ जाता, भभूत सूंघ सूंघ के लोग ठीक हो जाते। है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल काहे को खुले खोल के रखे हैं फिर। है ना, तो ये जितने भी आबा बाबा है, इन सब की जो फर्जी दुकानें हैं उसको बंद करने के लिए ये मैजिक रेमेडी एक्ट है। ठीक है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? एमबीबीएस डॉक्टर, जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? एमसीआई एक्ट के तहत, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। ठीक है। और ये कब आया था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1956 में आया था, ये आप याद रखोगे। इसमें जो डॉक्टर रजिस्टर्ड होता है उसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का लीगल राइट होता है। ड्रग स्टोर क्या होता है? ड्रग स्टोर लाइसेंस प्रेमाइसेस होते हैं जिसमें ड्रग की सेलिंग की जाती है। ठीक है। यहाँ पर क्वालिफाइड पर्सन बैठता है जो होंगे कल को आप, फार्मासिस्ट। जो डिग्री होल्डर, जो डिप्लोमा होल्डर होगा, डिग्री होल्डर होगा, उसको गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, स्टेट गवर्नमेंट, और कहेगी अपने मेडिकल स्टोर खोलो, डॉक्टर जो दवाई लिख रहा है वो अपने मेडिकल स्टोर से बेचो, पैसा कमाओ, खुश रहो। ये आपका ड्रग स्टोर। ड्रगिस्ट और केमिस्ट क्या होता है? जिसके पास लाइसेंस है, जिसने मेडिकल स्टोर खोल रखा है, जो प्रिस्क्रिप्शन की डिस्पेंसिंग कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ड्रगिस्ट और केमिस्ट या फार्मासिस्ट। फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी होती है मेडिकल स्टोर, उसको ही फार्मेसी बोलते हैं। एक होती है हॉस्पिटल फार्मेसी जो हॉस्पिटल के अंदर है, और एक होती है रिटेल फार्मेसी जो हॉस्पिटल के बाहर है। ठीक है। तो ये होती है आपकी
फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन है, इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज द पर्सन हु इज हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट डी फार्मा और बी फार्मा, इट्स कॉल्ड, and he has registration in state pharmacy council, it's called registered pharmacist. If you pass all these exams, you are going to be a registered pharmacist. After passing 11 exams, you will get registration in state government and you will become a registered pharmacist. Now, licensing authority, central government appoint the authority, it's called licensing authority. Its work is to issue the license for import, export or selling possession of drugs. It's called licensing authority. Now give the example of NDPS. NDPS के examples कोई आपसे पूछे तो इसमें क्या आएगा? कोका लीफ, कैनाबीज, हेम्प, ओपियम, पॉपी, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये सब किस में आएंगे? NDPS के एग्जाम्पल में। ड्रग एडिक्शन क्या होता है? ड्रग एडिक्शन मीन्स अ पर्सन हु इज strongly depend on a narcotic drugs or psychotropic substances or habit forming drugs. It's called addiction. अल्कोहल का हो सकता है, नींद की गोलियों का हो सकता है, चरस, गांजे, अफीम का हो सकता है, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का हो सकता है। ये है सारे आपके एडिक्शन। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट को आपने रजिस्टर्ड करवा लिया है पेटेंट एक्ट 1970 के तहत। अब उसको कोई भी आपके सिवा ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना बेच सकता है, और ना उसका इंपोर्ट कर सकता है, और ना उसको मार्केट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं पेटेंट। और पेटेंटी किसको बोलते हैं? जिस पर्सन के नाम से वो प्रोडक्ट पेटेंट किया गया उसको हम पेटेंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटेंटी। ओके, पेटेंटी मीन्स अ पर्सन हु इज होल्डिंग लीगल राइट्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड पेटेंटी। नाउ एक क्वेश्चन और आ सकता है, राइट अ नोट ऑन ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की शुरुआत तो आजादी के पहले से ही शुरू हो गई थी, है ना? क्यों? क्योंकि दवाइयां जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम पैदा होते हैं हमारा अकाउंट खुल जाता है, पैदा होते से हमें वैक्सीन ठुक जाती है ना? BCG का टीका, एक छोटा छोटा सा बच्चा है वो 15 दिन का है, एक हफ्ते का है, उसको वैक्सीन लग गई। दवाई का अकाउंट तो हमारा पैदा होते से ही खुल जाता है ना? और ये दवाइयां हमारे लिए सुरक्षित होनी चाहिए, दवाइयों से हमें फायदा होना चाहिए, है ना? तभी तो दवाइयां हमारे किसी काम की है। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन लाया ही इसलिए गया है कि दवाइयों की गुणवत्ता को रेगुलेट किया जा सके, दवाइयों की कीमत को कंट्रोल किया जा सके, दवाइयों को बेचने से संबंधित कुछ नियम कानून है, खरीदने से संबंधित है, ठीक है, दवाइयों को रखने से संबंधित है, बनाने से संबंधित है, दवाइयों की टेस्टिंग से संबंधित है ना? तो ये सारे सब कुछ किस में आएगा? आपके हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आया था आपका 1898 में कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट मतलब यदि आप बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो जहाज से आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है और चेक होता है कि वो प्रोडक्ट कहीं हमारी कंट्री को हार्म तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम कस्टम एक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ओपियम एक्ट आया था 1878 में, क्योंकि ओपियम से लोग नशा करते थे तो अंग्रेजी इस नियम को लेके आ गए थे। अंग्रेज चाहते थे कि हम शराब पिए, क्योंकि अंग्रेज शराब बनाते थे और हमारे देश में सप्लाई करते थे, और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बढ़िया गांजा फूक रहे हैं, हमारी शराब तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, मस्त गांजा फूक के मस्त है ये तो अपनी मस्ती में नाच रहे, गा रहे, खुश है ये, हमारी दारू तो खरीद ही नहीं रहे। तो अंग्रेजों ने नियम लेके आए थे, वो बोले साहब तुम ये गांजा गांजा को बैन कर दो क्योंकि गांजे के बहुत नुकसान है। तो क्या दारू के नुकसान नहीं है? लेकिन नहीं, अंग्रेज ने अपने फायदे के लिए ये नियम लेके आए थे और हमसे हमारा गांजा छीन लिया था और हमको बोतल पकड़ा दी, हमको हीरोइन पकड़ा दी, हमें न जाने क्या क्या नहीं पकड़ा दिया, स्मैक पकड़ा दिया, और जो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक नारकोटिक्स होते हैं वो हमें दे दिए इनने, उसकी स्मगलिंग शुरू कर दी इनने, है ना? और पॉइजन एक्ट ये 1919 में आया था। और 1907 में एलम्बिक केमिकल वर्क स्टेब्लिशमेंट हुआ था बड़ौदा में, बड़ौदा आता है गुजरात में। ठीक है, और 1930 में आया था ड्रग इंक्वायरी कमेटी, इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RN चोपड़ा। 1931
इसमें आपका ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। ये सब मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ जुरिस की। 1932 में फर्स्ट फार्मेसी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है। 1935 में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन स्टैब्लिश की गई थी। 1940 में ड्रग बिल पास किया गया था। 1940 में ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन का गठन किया। 1941 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड स्टैब्लिश हुआ। 1945 में रूल्स आए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के। 1945 में फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस हुआ। 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमेटी स्टैब्लिश हुई। 1959 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया। इतना लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 8 नंबर में आएगा। 1955 में मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया, जिसमें अल्कोहल की स्टडी की जाती है। ठीक है। अल्कोहल के हमारे बॉडी पे क्या दुष्परिणाम पड़ते हैं। अल्कोहल से दवाई भी बनती है, और अल्कोहल से बियर, पौआ और रम, ये सब भी बनता है। ठीक है। वोडगा। तो दवाई बनती है तो टैक्स नहीं लगता साहब। और यदि आप ऐसे मजे के लिए पियोगे तो, और कोई बनाएगी कंपनी, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, मोटा टैक्स। ठीक है। 1960 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट और ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। 1985 नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड इट्स रूल। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आएगा तो आप जितने रूल्स आपको पता है सब लिख देना। दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स नियम कानून, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स which are beneficial for society. It provide protection. ठीक है। So this is all about history of Indian pharmaceutical legislation. समझ में आ रहा है विजय? विजय बाबू, जब बोलने की कहते हैं तब बोलते नहीं हो, और जब नहीं बोलने की कहते तब बोलते हो। हम्म। कौन कौन है भैया क्लास में? हम्म। वर्मा जी, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका ड्रग इंक्वायरी कमेटी के ऊपर। ठीक है। ये यदि क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिख सकते हो? डीईसी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1930 में, मतलब आजादी के पहले ही ये स्टैब्लिश हो गई थी। इसका काम क्या था? ये रिप्रेजेंट कर रही थी जो हमारे ड्रग्स होते हैं उससे रिलेटेड ये सर्वे करती थी, और ये बताती थी कि भाई कौन से ड्रग हमारे लिए सेफ है, कौन से ड्रग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो ड्रग हमें नुकसान पहुंचाते थे उनको उनकी मार्केटिंग पर रोक लगाई जाती थी। ठीक है। उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, है ना। आर एन चोपड़ा साहब इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और वो बकायदा रिपोर्ट करते थे। ठीक है। मतलब इंडिया, भारत सरकार तो उस वक्त थी नहीं, है ना। अंग्रेज हमें रूल करते थे ब्रिटेन से, तो वो वायसराय नियुक्त करते थे, तो वायसराय को सारी रिपोर्ट दी जाती थी। ठीक है। अंग्रेज वैसे हमारे देश में रहे तो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे सती प्रथा को रोका, है ना, बाल विवाह को रोका। तो अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए, उसमें से ये भी एक काम अच्छा है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन करवाया, और आर एन चोपड़ा साहब को उसका अध्यक्ष बना के पूछा कि भैया बताओ क्या चल रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, कहीं हमारी जनता को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, है ना, दवाइयों के नाम पे उनको कचरा तो नहीं बेचा जा रहा है। तो इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशन क्या होती है? सर्वे करो और बताओ कि क्या गड़बड़ चल रही है ना। इसको हम रिकमेंडेशन कहते हैं। तो इसने बताया कि भाई पहली चीज तो ये करो कि सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाओ, और इसमें ऐसे लोगों को शामिल करो जिनको फार्मेसी का नॉलेज हो, और उनसे समय समय पे उनको सलाह दो, उनके उनसे एडवाइस लो, है ना। और उस तरह से अब हर सेंट्रल तो बना लिया आपने एक, फिर स्टेट लेवल पे भी बनाओ, है ना। जैसे आपने देखा होगा भाई, आप आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, कि भाई एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, एक कोषाध्यक्ष है, एक कार्यवाहक कार्यवाहक है ना, ऐसे पोस्ट होती है।
तो ऐसे ही बोले कमेटी बनाओ और इस कमेटी में बोले इन सभी लोगों को शामिल करो जिसको फार्मेसी का नॉलेज हो, जिसको कुछ आता जाता हो। और उसके बाद फिर बोले हम फार्मेसी के प्रोफेशन को रेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा साहब कॉलेज वॉलेज खुलवाओ, बच्चों को पढ़ाओ, नए फार्मासिस्ट तैयार करो। दवाई बांटेगा कौन, दवाई बनाएगा कौन? दवाई के बिना तो हम रह नहीं सकते, बाहर से दवाई मंगाएंगे महंगी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लग जाएगा। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास 10 20 40 कॉलेज खोल लो और उसमें बच्चों को एडमिशन दो और टीचर हायर करो और वो टीचर पढ़ाएंगे बच्चे को और नए फार्मासिस्ट को सिखाएंगे दवाई गोली बनाने बनाने का ज्ञान देंगे और फिर वो भी दवाई बनाएंगे, फिर वो भी मेडिकल स्टोर खोलेंगे और दवाई बांटेंगे। बोले ये अपने भाई लोग बांट रहे हैं बिना लाइसेंस के, तो उससे तो अच्छा ही है कि किसी को पढ़ाया लिखाया जाए और वो दवाई बांटे, तो कम से कम कोई मरेगा तो नहीं। और उनको इथिक्स के बारे में भी सिखाया जाए, उनके अंदर ऑनेस्टी क्रिएट की जाए, उनको ईमानदारी सिखाई जाए, ईमानदारी होती क्या है, ये सब हम उनको सिखाएंगे, उसके बाद हम उनको लाइसेंस देंगे। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी सड़ी गली दवाई बेच के पैसा कमा रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। तो ये सब कमिटी ने ये बात रखी। बोले सीडीएल बनाओ साहब, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। क्यों बनाए साहब? अरे दवाई बन रही है तो उसकी क्वालिटी भी तो चेक करेंगे। प्राइवेट कंपनी तो वैसी फर्जी होती है, पैसा कमाने के लिए खोलते हैं लोग। किसी ने यदि कोई कंपनी खोल ली और वो पानी में शक्कर घोल के बेचने लगा कफ सिरप के नाम पे, तो वो तो अच्छा पैसा कमाएगा और हमारी मासूम सी जनता ये बीमार पड़ जाएगी। तो बोले कुछ करो। तो बोले सीडीएल भी बनाओ, स्टेट में भी बनाओ, सेंट्रल में भी बनाओ, डीआई नियुक्त करो। तो ये करो, ये सब इनने रिकमेंडेशन दी है। एक एडवाइजरी कमेटी बना दो बोले साहब, डी टैप, और उसमें अ, जो एजुकेशन फील्ड के जो लोग हैं उनको शामिल किया जाए, है ना। बोले इंडस्ट्री लगाई जाए, बोले साहब यही दवाई बनाएंगे, प्लांट लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, जो काम काम की दवाई है उतनी तो बनाओ। सर्दी खांसी बुखार से कौन नहीं बीमार हो रहा है आजकल? खुजा रहे हैं लोग, खांस रहे हैं लोग, बीमार पड़ रहे हैं लोग। तो प्लांट लगाओ, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ, दवाई ववाई बनाओ, दवाई की सप्लाई चेन तैयार करो। ऐसे बोले हमारे देश की पब्लिक बच सकती है, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग तो, है ना। तो ये सारी उनने सलाह दी। बोले दवाई बनाओ तो इंपोर्ट भी करो साहब, देखो कि कौन से देश में दवाई लग रही, वहां यदि वो प्लांट नहीं है तो हमारे यहाँ से दवाई ज्यादा बना के उनको भी दो। किसान जब गेहूं उगाता है तो क्या खुद खुद के खाने के लिए उगाता है? नहीं साहब, एक बोरा अपने लिए रख लेता है, 50 बोरा बेच देता मार्केट में, उसको पैसा आ जाता है, तो वो पैसे से तेल भी खरीद लेगा, नमक भी खरीद लेगा, है ना, एवरेस्ट का मसाला भी खरीद लेगा चिकन बिरयानी बनाने के लिए। तो ओवर प्रोडक्शन करो, ओवर प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट करो, दूसरे देश में भेजो, तो हमारे देश को लाभ होगा। तो इनने फिर बहुत सर्वे किया, रिसर्च किया, इंक्वायरी की, और उस इंक्वायरी के बाद इनने अपनी रिकमेंडेशन एक रिपोर्ट तैयार करके दी साहब, ये लो 2 साल से हम ये कर रहे थे। तो उसके तहत फिर हमारे फार्मेसी प्रोफेशन का विकास हुआ, है ना। हाथी कमेटी आई, हाथी कमेटी का गठन 1975 में हुआ। इसके चेयरमैन थे जयसुख लाल हाथी। ठीक है। तो हाथी इनके नाम से ही कमेटी का नाम रख दिया। इनने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इनने भी बताया भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का विकास कैसे किया जा सकता है, ड्रग का प्राइस का कंट्रोल करो भाई, हमारा गरीब देश है, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है ना। भूखे नंगे लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी दवाई उपलब्ध की जाए, निशुल्क उपलब्ध की जाए, कम प्राइस में उपलब्ध की जाए, है ना, उनको भी जीने का अधिकार है। गरीबी को, किसी का गरीब होना कोई पाप तो नहीं है, किसी ने गरीब घर में जन्म लिया है तो, है ना, तो उसको भी दवाई दी जाए। तो ये कमिटियों ने हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत काम किए, है ना। इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लाया कि भाई दवाई बनने के बाद में कंपनी दवाइयों की गुणवत्ता को कंट्रोल करे, अच्छी दवाई नहीं बनी है तो उसको ना बेचा जाए उसको। ठीक है। इन्होंने टेक्नोलॉजी को लाने का कहा कि भैया कोई नई टेक्नोलॉजी है तो लेके आओ हमारे देश में और दवाई बनाओ, तेजी से दवाई बनाओ, दवाई की सप्लाई चेन अच्छी होनी चाहिए, दवाई की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दवाई में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दवाई की इफिकेसी अच्छी होनी चाहिए, दवाइयों के साइड इफेक्ट कम से कम होने चाहिए, एक रिजनेबल कॉस्ट पे हमें दवाई अवेलेबल करवानी है। तो ये सारी बातें इन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा भैया बस इतना लिख दो बहुत है, हाथी कमेटी यदि आती है तो। नेक्स्ट है आपका, ये आ सकता है क्वेश्चन, कंपोजिशन एंड फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल। तो आपकी जो फार्मेसी काउंसिल है फार्मेसी एक्ट के तहत गठित की गई है। फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में, ये रेगुलेट करता है हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को। फार्मेसी बिल आया था 1947 में,
वो जब पास हो गया तो उसका ये एक्ट बन गया 1948 में। और जैसे ये एक्ट आया तो हमारे कंट्री में फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की शुरुआत हो गई, और ये कब से हुई है? 4 मार्च 1948 से। ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है, और इसमें सभी फार्मासिस्टों के नाम होते हैं, उनके एड्रेस और उनके नंबर होते हैं, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। ठीक है, तभी आप देश में फार्मेसी चला सकते हो और आप भारत के फार्मासिस्ट बन जाओगे। और हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है। इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 6 मेंबर इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से आते हैं। और आपका 1 मेंबर होता है जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आता है। 1 मेंबर होता है जो स्टेट काउंसिल से आता है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है उस स्टेट का। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, इनकी संख्या होती है 6। ठीक है। और एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जिसमें आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज आता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आता है, और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आता है। एग्जीक्यूटिव कमिटीज होती हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटी, इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, कोई इसका एग्जीक्यूटिव का प्रिंसिपल या उसका हेड माना गया है। अब नेक्स्ट इसमें आता है इसके काउंसिल, काउंसिल के फंक्शन क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें पहला फंक्शन है एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, कॉलेज को अप्रूवल देना। ठीक है, कोर्स को डिजाइन करना, सिलेबस, प्रैक्टिकल्स को डिजाइन करना, है ना, ये सब इसमें इसके फंक्शंस में आता है। अगला आपका है, हाँ ये आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे। अगला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो फार्मेसी एक्ट के तहत जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके तहत सजा क्या दी जाती है यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है तो, है ना। जैसे किसी ने मेडिकल स्टोर डाल लिया और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको फाइन देना पड़ेगा, और फर्स्ट कन्विक्शन कन्विक्शन पे उसको सजा होगी 3 से 6 महीने की, और दोबारा यदि नियम का उल्लंघन करेगा तो साल भर की सजा होगी और उसको आर्थिक दंड उस पे लगाया जाएगा। वही दवाई बांट सकता है जिसके पास लाइसेंस होगा, और यदि कोई दवाई बांटते पाया गया बिना लाइसेंस के तो 6 महीने के लिए उसको जेल में ठूस दिया जाएगा, और 5 से 10 हजार रुपए का उससे फाइन ले लिया जाएगा। तो ये सब इसके पेनाल्टीज हैं, तो ये सब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड अमेंडमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी नियम में समय समय पे सुधार किया जाता है ना। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। अगला है आपका एसपीसी, मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसका भी कंपोजिशन पूछा जाता है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, आपके इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। आपका फंक्शन ऑफ एसपीएस पूछा जाता है, तो ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो कॉलेजेस होते हैं स्टेट के, उसका इंस्पेक्शन करता है, प्रमाइसेस कैसा है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है नहीं है, वहां पर लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, एम्प्लॉय प्रॉपर रखे हैं या नहीं, इन सबको चेक करता है, ये कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करता है। और ये रजिस्टर को भी मेंटेन करता है कि स्टेट में भैया कितने फार्मासिस्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का कब कब रजिस्ट्रेशन हुआ है, सारा डेटा इसके पास रहता है। फार्मासिस्ट के को रजिस्ट्रेशन देने के साथ साथ रिन्यूअल भी प्रोवाइड करता है, जिसके तहत मेडिकल स्टोर खोला जाता है। तो ये सब इसके फंक्शन हो गए। अगला है आपका, ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आप कर लेंगे। ओके, देखो, व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस, स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। हाँ, देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लोन एंड रीपैकेजिंग लाइसेंस। राइट शॉर्ट नोट ऑन शेड्यूल्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स कौन से हैं, एक्स वाई एच जे सी जी यू एम, डी टैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और ड्रग एनालिस्ट क्या होता है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये कहाँ काम करता है। एक्सप्लेन द लेबलिंग एंड रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग। व्हाट इज ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज इन स्टेट, स्टेट काउंसिल जो ड्रग के रेगुलेशन करती है, यदि उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसमें किस तरह के ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज लगाई जाती है।
राइट ए शॉर्ट नोट और ब्रीफ नोट ऑन फार्मेसी एक्ट, ये 10 नंबर में पूछा जाएगा। 1948, ये बहुत आया है ये क्वेश्चन, इसको कर ही लेंगे आप। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इस पे शॉर्ट नोट, डिफरेंस इन स्टेट एंड जॉइंट फार्मेसी, डिफरेंस इन द ब्लड एंड डिफरेंस इन बॉन्डेड एंड आउट बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड लैब्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, जिसमें क्या आएगा, भस्मा, चूर्णा, वटी, गुटिका, ये सब आएगा। व्हाट इज ड्रग अब्यूज, सीपीसी एसईए गाइडलाइंस, ये एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। एक्सप्लेन डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, गिव ब्रीफली नोट ऑन द पैरा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है। फार्मासिस्ट की ओथ, जैसे राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है तो कसम खाता है ना, मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारे देश की गरिमाओं को और सुवेरेनिटी को बनाए रखूंगा, ऐसी फार्मासिस्ट को भी कसम खानी पड़ती है लाइसेंस के पहले, तो वो कसम आपको लिखनी है, ठीक है, कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, हर दवाई को रिजनेबल प्राइस पर ही बेचूंगा, ठीक है, कभी भी हमारे देश के हमारे समाज के लोगों को दवाइयों की वजह से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जो भी है वो पढ़ना आप। व्हाट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट इज आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, व्हाट आर हेल्थ सर्विस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसमें जो मैंने आपको कमिटीज बताई थी ना, वो लिखना है आपको। हाथी कमेटी, चड्डा कमेटी, भाटिया कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, अभी बताई थी ना, वो लिखना है। हाथी कमेटी 4 नंबर में पूछी है भैया, मनसुख भाई हाथी। व्हाट इज डीईसी 3 नंबर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, और इतने क्वेश्चन है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है तो वो मैं आपको कल बता दूंगा, आज आप इतने कर लो, और रही सुई कसर मैं कल पूरी कर दूंगा आपकी, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या भैया? हम्म, हाँ भारती मैडम, कुछ पूछना है? सर कस्टम कस्टम एक्ट कब आया था, ये आप बता रहे थे। कस्टम एक्ट आया था आपका 1978, ठीक है। 1978। एक मिनट, एक मिनट आपको बताता हूँ, रुको, एक मिनट रुक जाओ। मैं आपको ये नोट्स की फोटो भेज देता हूँ, इसमें आप देख लेना, ठीक है, लिस्ट दी हुई है। ओके सर। ओके, और कोई क्वेश्चन, और किसी को कुछ पूछना है? विजय, भारती, ठीक है। अभी ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो ये लेक्चर आप सुन भी सकते हो, और ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिख भी जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.